जी आदाब। पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई, बढ़ना ही थी, लेकिन इसके अंदर छुपे कुछ हकायक हम आपको बताएंगे। उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम केस में जो इख्तलाफी नोट जारी किया है, मुख्तसर नोट है, तफसीली बाद में जारी करेंगे, लेकिन वो बहुत कुछ कह गए बगैर कुछ कहे, उस पर थोड़ी बात करेंगे। दो बहुत अहम खबरें हैं नाज़रीन, उनके हवाले से बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले पाकिस्तान में जो एक क्रैकडाउन चल रहा है स्मगलिंग माफिया के खिलाफ, वो क्रैकडाउन क्या है और क्या करने की जरूरत है, उस पर भी बात करेंगे। और पेट्रोलियम की कीमतों से इन चीजों को किस तरह से लिंक किया जा सकता है, ये भी बात करेंगे। नाज़रीन, अब चलते हैं खबरों की जानिब, तफसीलात की जानिब। वफाकी हुकूमत ने आज रात 12 बजे पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे का इजाफा हुआ। इस तरह पेट्रोल 306 रुपए चूंकि था 306 रुपए 38 पैसे था, तो वो बढ़कर तकरीबन 332 रुपए 2 पैसे हो गया, कुछ इस तरह। मतलब मुझे एग्जैक्ट कीमत याद नहीं, लेकिन ये याद है कि 332 रुपए 2 पैसे हो गई उसकी कीमत पेट्रोल की। डीजल की कीमत में 17 रुपए कुछ पैसे का इजाफा किया गया। नाज़रीन, इस हुकूमत को आए हुए, निगरान हुकूमत को आए हुए तकरीबन 1 माह हुआ है, और इस 1 माह के अरसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, ये नाकाबिल यकीन बात है। पेट्रोलियम की कीमतों में मजमूई तौर पर 58 रुपए का इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमतों में, और 56 रुपए का इजाफा हुआ है डीजल की कीमतों में। और खैर, वो अंग्रेजी का एक लफ्ज है ना, जब वो अमाउंट लिखते हैं तो इतने लाख, इतने करोड़ या इतने अरब लिखने के बाद आगे लिखते हैं ओनली। तो हमारे मुद्राए खजाना जो हैं वो भी बस ओनली ही लिखने के आदी हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से जब मीडिया की बातचीत हुई, तो मीडिया ने ये सवाल भी पूछा, तो उन्होंने फिर हाथ खड़े कर दिया और उन्होंने कहा जी मेरा तो लेना देना ही नहीं है। यानी वो ये कहते हैं कि मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है पेट्रोलियम की कीमतें। ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन पेट्रोलियम की कीमतें हुकूमत के इख्तियार में कम करना कैसे हो सकता है, इस पर आज बात करने की जरूरत है। पिछले तवील अरसे से, तकरीबन 30 साल 35 साल हो गए मुझे इस काम में। 1993 या 94 की बात थी। स्टेट बैंक के एक साबिक गवर्नर हुआ करते थे जाफरी साहब, वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मुशीर खजाना भी थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दोस्त थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद 93 या 94 की बात है, 93 की बात। मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा कि जनाब आप IMF की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी तौजीहात पेश की। उस वक्त मेरा उनके साथ जो आर्ग्यूमेंट था वो अपनी जगह, लेकिन उनका भी ये कहना था कि जी स्ट्रक्चरल इस्लाहात की बात करता है IMF, और हम उस तरफ जाना चाहते हैं। उसके बाद वो जो सेल्स टैक्स है, वो सुपर सेल्स टैक्स और पता नहीं किस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन पाकिस्तान में उसके खिलाफ मुजाहिमत भी होती रही। अगर वो उस वक्त वो मुजाहिमतें, और उन मुजाहिमतों के पीछे जो बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ होती थी या फिर नवाज शरीफ के खिलाफ होती थी, उसके पीछे दोनों सियासी जमातें होती थी जरूर लाजमन, लेकिन कुछ और अनासिर भी होते थे, ताजिर, सनतकार, एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग, ब्यूरोक्रेट्स। इनकी अपनी दुकानें हैं नाज़रीन। अब अगर पाकिस्तान में, ये मैं आपको जो सरकारी आदाद शुमार हैं और जो मुख्तलिफ अदारों की रिपोर्ट्स हैं उनको पढ़ने के बाद ये बात कहने की मैं जसारत कर रहा हूँ कि जो पिछले दिनों में ये भी बताया बिजली चोरी पर के हवाले से बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है और लोग पकड़े जा रहे हैं और पता नहीं कितने अरब रुपए रिकवर कर लिया। आज की रिपोर्ट, गुज़िश्ता रोज की रिपोर्ट माफ कीजिएगा, ये है कि जी 1 अरब रुपए की रिकवरी हो चुकी है अब तक बिजली चोरी के मामले में। बिजली पेट्रोल से बनती है, पेट्रोल हम बाहर से मंगवाते हैं, और जब हम बाहर से मंगवाते हैं तो पेट्रोल की कीमत हम डॉलर में पे करते हैं, ठीक है। जब आपने, लेकिन इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? एक तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स के जरिए कम कर सकते हैं। आपको याद होगा आसिफ जरदारी ने यह कहा था कि वो मजीद करेंसी स्वैप के एग्रीमेंट्स करेंगे जब हुकूमत में आएंगे, लेकिन पिछली हुकूमत ने अपने आखिरी दिनों में, आखिरी हफ्तों में कुछ ममालिक के साथ करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट किया, जिसमें रूस भी शामिल है। ईरान के साथ बार्टर ट्रेड का सिस्टम शुरू किया,
سعودی عرب کے ساتھ بھی کچھ اس معاملے میں کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم سعودی عرب کے ساتھ کرنسی سویپ کا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں تو پیٹرولیم کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ یہ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے، کیونکہ سعودی عرب کا جو ریال ہے اور جو ڈالر ہے ان کی قیمتوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو سب سے اہم بات ہے کہ اگر ہم اپنی بیوروکریسی کے لیے اور اپنے افسران کے لیے، حکام کے لیے، ججز کے لیے پیٹرول کی اپر لمٹ مقرر کر دیں اور لوگ تو اس سے پیٹرولیم کے اخراجات کو کم کیا جا سکتا ہے، پیٹرول کے اخراجات کو۔ پھر اگر ہم بجلی کی لمٹ مقرر کر دیں تو اس سے بھی کم کیا جا سکتا ہے، اس سے دونوں کی قیمتوں میں کمی بھی آئے گی۔ یہ اسٹڈیز کی بنیاد پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، مختلف اداروں نے اسٹڈیز کی ہیں۔ اگر صرف ہم صرف بجلی جو ہم فری دیتے ہیں بیوروکریسی کو وہی بند کر دیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ جناب 20 ارب روپے سالانہ کی بچت ہوگی۔ 20 ارب روپے سالانہ کم نہیں ہوتے صرف ایک بند میں۔ پھر اگر ہم ان کی تنخواہوں میں پیٹرولیم الاؤنس لگا دیں، پھر ہم بڑے بڑے گھر دے دیتے ہیں، ان کو ہاؤس رینٹ دیتے ہیں، ان پراپرٹیز کو فروخت کریں۔ لیکن ناظرین اس ملک میں ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہمیں ٹریفک انجینئرنگ کا بڑا شوق ہے اور ہمیں سگنل فری کوریڈورز بنانے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے ایک مرتبہ بھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ جو ٹریفک انجینئرنگ کے ماہرین ہوتے ہیں ذرا ان سے کسی سے بات کی تو جو پرو پبلک ماہرین ہیں وہ اس کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سگنل فری کوریڈورز بنانے کی کیا ضرورت ہے، پورے یورپ میں آپ اگر چلے جائیں آپ کو جگہ جگہ سگنلز ملیں گے، لوگ سگنلز پر انتظار کرتے ہیں، ہم بطور کون انتظار کرنا نہیں چاہتے، تو اس لیے ہمیں چونکہ ہر جگہ پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے لہٰذا سگنل فری کوریڈور۔ لیکن اس سے پیٹرول کتنا ضائع ہوتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں صرف اسلام آباد کی مثال لے لیں، اسلام آباد میں ایکسپریس ہائی وے پر سگنل فری ختم کرنے کے لیے ایک تو ہم نے اضافی اخراجات کی انڈر پاسز بنانے کے لیے، پھر ایکسپریس ہائی وے پر ایک جگہ ہم نے ایفیٹ کے پاس سگنل ختم کر دیا اور 1 کلومیٹر آدھا کلومیٹر آگے جا کر ہم نے یو ٹرن بنا دیا۔ ایسے درجنوں یو ٹرنز ہیں پنڈی اسلام آباد میں۔ اس سے صرف اندازہ یہ لگائیے کہ اگر ایک دن میں 1 لاکھ گاڑی گزرے گی تو کتنا پیٹرول ضائع ہوگا۔ تو ناظرین یہ کچھ ایسے حقائق ہیں جن پر ہمیں دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے، اسی سے پیٹرولیم کے اخراجات، پیٹرولیم کی قیمتیں بھی کم ہوں گی۔ پیٹرول ضائع بہت ہوتا ہے، اس پیٹرول کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کیسے بچائیں گے آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں۔ اب چلتے ہیں ناظرین جسٹس منصور علی شاہ کے اختلافی نوٹ کی جانب۔ انہوں نے صرف ایک یہ جملہ لکھا کہ گزشتہ شب مجھے لکھا ہوا 2 ججز کا لکھا ہوا فیصلہ بھیجا گیا۔ یعنی یہ نہیں، جو بدیال صاحب تھے وہ جاتے جاتے یہ نہیں چاہتے تھے کہ منصور علی شاہ تفصیل کے ساتھ کوئی چیز لکھے، تاہم پھر بھی انہوں نے مختصر نوٹ پہ انہوں نے یہ ایک تو یہ لکھ دیا کہ مجھے جاتے جاتے یہ فیصلہ ملا، لیکن میں پھر بھی اختلافی نوٹ لکھنا چاہوں گا۔ ایک انہوں نے بڑی کمال کی بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کا سوال ہے۔ ناظرین پارلیمنٹ میں 24 کروڑ عوام کے نمائندے آتے ہیں، وہ 24 کروڑ عوام کے نمائندے میرے اور آپ کے لیے قانون سازی بھی کرتے ہیں، وہ عدلیہ کے لیے بھی قانون سازی کرتے ہیں۔ 18ویں ترمیم میں جو عدالتوں میں معاملات ہیں اس کے حوالے سے انہی کے قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ اس فیصلے میں 2 ججز جس میں ایک بدیال صاحب ہیں، انہوں نے یہ فرما دیا ہے کہ جی پارلیمان کا قانون جو ہے نا وہ انلمیٹڈ نہیں ہو سکتا، اور پھر انہوں نے چند معاملات کو جس میں پلی بارگین ہے اور ایک 2 اور چیزیں انہیں آزادی ہے عدلیہ کی آزادی سے جوڑ دیا، حالانکہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ ریاستی معاملات کا معاملہ ہے۔ لیکن پارلیمان کی بالادستی کو اس لیے خطرہ ہے کہ پارلیمان کی بالادستی کو اس لیے خطرہ ہے کہ عدالت اس کی راہ میں روڈ اٹکاتی ہے۔ ایک مثال آپ سن لیجئے، افتخار محمد چودھری صاحب کے زمانے میں ایک دفعہ یہ خبر چلا دی گئی تھی کہ جی ججوں کو ڈی نوٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک جج صاحب کی تقرری پر پھڈا تھا، لطیف کھوسا صاحب جو آج کل عمران خان صاحب کے ساتھ ہی اٹارنی جنرل تھے۔ میں ان کے پاس چلا گیا، ان سے میں نے کچھ چیزیں پوچھی، پھر کچھ اور لوگوں کے پاس گیا، ان سے بھی میں نے پوچھی۔ پتہ یہ چلا کہ ایک صاحب تھے جیلم کے، افتخار چودھری صاحب انہیں جج لگوانا چاہتے تھے۔ ان کا صرف نام تھا کہ فلاں صاحب میں ولد فلاں سکنا فلاں گاؤں، اور کوئی سائٹیشن نہیں تھی۔ تو یہ عدلیہ کی آزادی کہاں سے آ گئی کہ آپ جب چاہیں جس کو چاہیں آپ جج لگا دیں، آپ اس کے بارے میں تفصیلات بھی نہ دیں۔ بہرحال اب دیکھیے اس کا کیا ہوتا ہے، کیونکہ میری اطلاع یہ ہے کہ حکومت اس کے خلاف اپیل کرے گی، لیکن ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اگر اپیل کرے گی حکومت تو پھر آپ یقین کیجئے کہ یہ فیصلہ الٹ جائے گا، کیونکہ بدیال صاحب ریٹائر ہو گئے، منصور علی شاہ صاحب موجود ہیں، دوسرے ان کے حامد شاہ بھی موجود ہیں، لیکن اگر قاضی فائز عیسی صاحب خود وہاں آ گئے
तो वो तो पहले कह चुके हैं कि एक वज़ीर आज़म को हमने फांसी दी और दूसरे को हमने इस तरह इक़्तिदार से बेदखल कर दिया। तो फिर इस मामले में उनकी राय भी तकरीबन वही है जो मंसूर अली शाह की है। तो ये फैसला वापस हो सकता है, मंडे को इसके बारे में पता चलेगा। नाज़रीन, अब आते हैं ये जो ड्राइव चल रही है स्मगलिंग के अगेंस्ट। गुज़िश्ता रोज कराची में सिर्फ हब रिवर रोड पर छापा पड़ा, 1,40,000 शुगर बैग बरामद हुए। उससे पहले ये फैसला कर लिया गया है कि गोल्ड स्मगलिंग में मौजूद जो लोग हैं उनकी लिस्टें बनाई जाएंगी और उन्हें इस बिजनेस को रेगुलेट किया जाएगा और इसको कंप्यूटराइज किया जाएगा स्मगलिंग रोकने के लिए। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सिर्फ अगर हम सरहदी स्मगलिंग पर तवज्जो दें तो एक दिन की रिश्वत स्टडीज के मुताबिक 5 करोड़ रुपए है। यानी आपकी ब्लैक इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि सिर्फ एक जगह से होने वाली स्मगलिंग की एक दिन की रिश्वत अगर 5 करोड़ है तो पूरे मुल्क में अंदाजा लगा लीजिए उसका कितना असर होगा। इस पर आप भी गौर कीजिए, हम भी गौर करें कि हम ब्लैक इकोनॉमी को कितना मजबूत करते हैं। हम जो नॉन कस्टम पेड चीजें उनको खरीदने में कितनी दिलचस्पी रखते हैं, ये उससे जुड़ी हुई बात है। अब नाज़रीन, आखिर में 2 बड़ी खबरें। पहली खबर परवेज इलाही साहब से जुड़ी है। गुज़िश्ता रोज इस दाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन साहब ने 20,000 रुपये मुचलकों के एवज परवेज इलाही साहब की जमानत मंजूर कर ली, लेकिन इतना वक्त गुजर गया, उनके वकला जो हैं उन्होंने अभी तक मुचलके जमा नहीं कराए। परवेज इलाही साहब को गरीब आदमी तो नहीं है। उसके हवाले से मैंने जब परवेज इलाही साहब के कुछ करीबी लोगों से पूछा कि भाई क्यों नहीं जमा कराए, कब कराएंगे, तो उन्होंने कहा हो सकता है कल शाम को कोशिश करें या हम मंडे को जमा कराएं। मैंने कहा क्यों? उनका यह कहना था कि परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब की तरह, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने भी जेल में खुद को महफूज होने का कहा है, तो उनका यह कहना है कि परवेज इलाही साहब भी डोला जेल के अंदर खुद को ज्यादा महफूज समझते हैं। बाहर निकलेंगे तो कुछ सादा लिबास लोग खड़े होंगे, किसी और मुकदमे में पकड़ लेंगे, फिर पता नहीं क्या हो। तो इस खदशे की वजह से परवेज इलाही साहब के वकला ने जो जमानत के लिए दरबदर फिर रहे थे और शोर डाल रहे थे, उन्होंने उनके मुचलके जमा नहीं कराए। अब एक और नाज़रीन आखिरी खबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रोज लाहौर में खत्म हुआ। 2 रोज़ा इजलास था। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने कुछ शिकायत की। आसिफ अली जरदारी साहब के जिम्मे लगाया कि वो बात करें। लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, मुस्लिम लीग नून उसमें इन्वॉल्व है, मौजूदा हुक्मरान भी कुछ इन्वॉल्व है। मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुक्मरान कैसे इन्वॉल्व है ये हम आपको कल बताएंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी रहनुमाओं को ये यकीन दिलाया है कि वो बात करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। अब वो किससे बात करेंगे, ये अहम सवाल है। वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, वो मौजूदा हुकूमत से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी ज्यादा बात वो एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, क्योंकि जब ये मामला तय हो रहे थे उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके भी राब्ते थे, नवाज शरीफ साहब के भी राब्ते थे। अब उन चीजों की बकौल पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ वर्जी हो रही है जो उनके साथ नून लीग ने भी तय की थी और कुछ और दरमियान के लोगों ने भी तय की थी। उस पर वो बात करेंगे, वो चीजें क्या थी उस पर भी फिर हम कभी बात करेंगे। वक्त की किल्लत की वजह से वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। खुदा हाफिज।